यहां आपदा आती है, किसी को परवाह नहीं है। हमारे सारे मंत्री रात रात तक आपके बीच आकर, चाहे जहां राहत पहुंचानी हो वहां मुख्यमंत्री खुद पहुंच के पहुंचा रहे हैं। मंत्री खड़े हैं, कोई फंसा हुआ किसी जगह में, कहीं कुछ गिर गया है, उसके पीछे लोग फंसे हुए हैं, वहां पे रात तक काम कर रहे हैं कि उनको किस तरह से निकालना है। राहत का सारा काम प्रदेश सरकार कर रही है, क्योंकि एक पैसा केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। ये आपदा की बात है। उसके बाद, आपदा के एकदम बाद, कुछ ही महीनों बाद, आपकी चुनी हुई सरकार को गिराने की पूरी कोशिश होती है। कैसे? लोकतंत्र के प्रति अपराध करके। क्योंकि जब किसी विधायक को आप पैसे देकर उसका दल बदलवाते हैं तो ये लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। अपराध कौन करा रहा है? प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, और यहां के आपके बड़े बड़े हिमाचली जो नेता हैं भाजपा के, नड्डा जी, यहां के आपके जो सांसद हैं अनुराग जी, ये सब करा रहे हैं। चोरों की तरह विधायकों को बीच रात में जीप से चंडीगढ़ ले जा रहे हैं, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कहीं पे सारी फोर्स लगा रहे हैं कि कोई इनसे बात भी ना कर पाए, क्योंकि इनको हम चोरी करके ले जा रहे हैं। और ये सब देश की आंखों के सामने हो रहा है, हिमाचल की जनता के आंखों के सामने। आपने एक सरकार चुनी, चुनाव हुआ, लोकतंत्र के तहत आपने चुनी सरकार, एक ईमानदार सच्ची सरकार आई, जो आपको वादे किए उनको पूरी करने की पूरी कोशिश हो रही है। और ये लोग आते हैं और धन बल के आधार पर पैसा खिला खिला कर आपकी सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, आपके आंखों के सामने। टीवी वाले, जितने भी बड़े बड़े चैनल हैं, जो आज सब बड़े बड़े खरबपतियों के हैं, वो वाह वाह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वाह वाह, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। लेकिन अपराध हो रहा है आपकी आंखों के सामने, और वो भी आपके वोट के अधिकार के साथ। तो कल क्या होगा बहनों और भाइयों? ये अधिकार ही मिट जाएगा। इतना लगाव, इतना उत्साह, उमंग, इतने भरपूर आशीर्वाद, जी भर के आज मैं उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपका ये स्नेह, ये साफ साफ संदेश दे रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। साथियों, 24 के इस चुनाव में बंगाल में ये मेरी आखिरी सभा है। इसके बाद मैं उड़ीसा चला जाऊंगा। कल आखिरी दिन मैं पंजाब में बिताऊंगा। एक प्रकार से कल शाम को प्रचार पूरा हो जाएगा और उस अर्थ में बंगाल की ये मेरी 2024 के चुनाव की आखिरी सभा में इस पवित्र मिट्टी के दर्शन करने का मौका मिला है, आपके उत्साह और उमंग को अनुभव करने का मौका मिला है। 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव आगे बढ़कर के देश के राजनीतिक दल नहीं, देश के राजनेता नहीं, ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, देश की जनता ने उसकी बागडोर संभाली हुई है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। आप याद करिए, देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे।
भारत जैसे देश में भुखमरी की खबरें आम होती थी। करोड़ों लोगों के सर पर छत नहीं थी। महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी। पीने के लिए पानी नहीं। 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं। उद्योगों के लिए संभावनाएं नहीं। ये तो एक दृश्य। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि सुधार के लिए चर्चा भी नहीं होती थी। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों करोड़ युवाओं के सपने मार दिए थे। 5-5 पीढ़ी को आजाद हिंदुस्तान में तबाह कर दिया गया। उनके सपनों को रौंद दिया गया। उनकी आशा आकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, हमसे छोटे थे, सामान्य थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास इतना टैलेंट, इतना स्किल का सामर्थ्य, युवा आबादी की बढ़त, लेकिन हम पीछे छूटते चले गए। वही भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है। यूरोप में भारत का डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भारत का डंका बज रहा है। जापान में भारत का डंका बज रहा है। ये किसने किया? 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 जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये सब हुआ है आपके एक वोट की ताकत से। ये आपका वोट जिसने मोदी को मजबूत बनाया, और मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया। ये ताकत मोदी की नहीं, ये ताकत आपके एक वोट की है। हमने 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बना करके दिए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचाया। हर गांव तक बिजली पहुंचाई। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है। अब आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल का निर्माण जरूरी है। ये तभी होगा जब आप ऐसे एमपी चुने जो इस विजन को लेकर चले। इसलिए मुझे बंगाल से ज्यादा आप कमल जिताकर भेजेंगे, इसका आशीर्वाद चाहिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा
बीजेपी के एमपी चुन करके आप भेजें, इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको अरबपतियों का कर्जा माफ करते हैं। हम पंजाब के किसानों का, हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और भाइयों और बहनों, किसानों, हम एक बार नहीं माफ करेंगे। हम सरकार में एक आयोग बनाएंगे, उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी आयोग। और जब भी किसानों को कर्जा माफी की जरूरत होगी, वो आयोग सरकार को रिप्रेजेंट करेगा, सरकार को बताएगा और हम कर्जा माफ करेंगे। एक बार अगर एक बार जरूरत पड़ी, दो बार अगर दो बार पड़ी, तीन बार अगर तीन बार पड़ी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हम किसान का कर्जा माफी करके आपको देंगे। दूसरा काम, नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं दी जा सकती है। भाइयों और बहनों, चुनाव के बाद 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हम किसानों को पहली बार गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। तीसरा काम, आप बीमा का पैसा देते हो। नरेंद्र मोदी जी ने नई बीमा योजना चलाई। 16 बिजनेसमैन को, 16 कंपनियों को आपकी योजना का पूरा फायदा मिलता है। तूफान आता है, आंधी आती है, आपका नुकसान होता है, आप इन कंपनियों को ईमेल लिखते हो, फोन लगाते हो, कोई जवाब नहीं आता, आपको आपका कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता। इसीलिए हम इस स्कीम को बदलने जा रहे हैं। किसान फ्रेंडली स्कीम होगी और 30 दिन के अंदर आपको जो भी कॉम्पेंसेशन, बीमा का पैसा जो भी आपको मिलना चाहिए, वो 30 दिन के अंदर हम आपको दिलवा देंगे। ये तीसरी बात है। भारत जोड़ो यात्रा में मैं 4000 किलोमीटर चला, पंजाब से भी निकला और हजारों लोगों से मेरी बात हुई, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, बेरोजगार युवाओं से। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। वो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, बेरोजगार युवाओं की आवाज है। उनकी आवाज भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा और न्याय यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा, भारत की जनता ने कहा, वो ही हमने मैनिफेस्टो में डाला है। आज मैं आपको 2-3 क्रांतिकारी कामों के बारे में बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक काम, महालक्ष्मी योजना। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए इंडिया की सरकार डाल देगी। जुलाई, सत श्री अकाल। जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट 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 हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे, 9 बजे सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें महीने का 8,500 रुपए सरकार आपको देगी। भाई और बहनों, करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपया
इंडिया की सरकार देने जा रही है। किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है, आप लोग उसको डबल कर दीजिए। उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 4 जून के बाद, 5 जून के बाद देने जा रहे हैं। युवाओं की बात करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। झूठ बोला। जीएसटी, नोटबंदी ये करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को, पंजाब के जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो पहले आपकी रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उन सब को नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया, मारा, अदानी जी, अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। तो आज हालत यह है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। तो हम इनके लिए 2-3 काम करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, ये नरेंद्र मोदी जो अग्निवीर योजना लाए हैं, इसके हम खिलाफ हैं। ये योजना जवानों पर, आर्मी पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के जवानों का ये अपमान कर रहे हैं। अग्निवीर योजना के माध्यम से ये 2 शहीद बनाना चाहते हैं। एक शहीद जो अमीर घर का बेटा होगा, उसे पेंशन मिलेगी, उसके परिवार की रक्षा होगी, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा और उसको परमानेंट आर्मी में जगह मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको ये अग्निवीर कहते हैं, जवानों को इन्होंने मजदूर बनाया, उस शहीद को कहा जा रहा है तुम्हें 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद अगर तुम शहीद हुए तुम्हें ना कोई पेंशन मिलेगी, ना कॉम्पनसेशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। यह अपमान है हिंदुस्तान की सेना का, देशवासियों पर अपमान है। इस योजना को हम खत्म करने जा रहे हैं। अग्निवीर योजना को 4 जून को हम फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते। शहीद होगा, एक तरीके का होगा, पेंशन मिलेगी, परिवार की रक्षा होगी, कॉम्पनसेशन मिलेगी, शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। दूसरा काम, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली हैं। हमने आंकड़े निकाले हैं। ये 30 लाख सरकारी रोजगारों को हम भर के आपके हवाले करने जा रहे हैं। और आखिरी बात, युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं को हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देने जा रहे हैं। पहले हमने मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, गरीब परिवारों को बहुत फायदा मिला। इस बार हम 400 रुपए, मनरेगा का 400 रुपए पैसा बढ़ा रहे हैं। मगर जो ग्रेजुएट्स होते हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, वो मनरेगा का काम नहीं करते। तो इस बार हम ग्रेजुएट कर्मियों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। स्वयं सहायता समूह के मानदेय को हम लोग ने दुगुना किया। 17 महीने में जो काम हम लोगों ने किया, जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। 75% आरक्षण पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलित आदिवासी भाइयों का हम लोगों ने बढ़ाया। सारा काम हम लोगों ने किया है। और आप सब लोगों से ये कहने आए हैं
कि देश भर में हम लोग इंडिया की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की, और सरकार बनते ही पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी पूरे देश में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। अनाज 5 किलो नहीं 10 किलो अनाज हम लोग दिलाएंगे। 200 यूनिट में बिजली मिलेगा। हमारे किसान भाई लोग के 10 फसल पर MSP हम लोग दिलवाएं, ताकि सही रेट पे आप लोगों का फसल लिया जाए। हम लोग गैस सिलेंडर जो मोदी जी कर 1200 से हम लोग 500 गैस के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं। गरीब परिवार की बहनों को हर साल 1 लाख रुपया का सहयोग किया जाएगा, यानी हर महीने गरीब बहन को मिलेगा 1333 रुपए सीधे खाते में जाएगा। ये सारा काम किया जाएगा और सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। पहले जैसे सेना में बहाली हुआ करता था, वैसे ही बहाली हमने के सेना में कराए के काम करेंगे। देखिए मोदी जी ने ठगा है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। रामगढ़ की जनता ही बता दे कि मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया रामगढ़ के लिए। एक काम गिनवा दीजिए। यहाँ के सांसद लगातार भाजपा का जीतता चला 10 साल से, लेकिन कोई काम नहीं किया इन लोगों ने, केवल ठगने का काम किया। आज इस 34 साल के नौजवान ने मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को रोजगार के जमीन पे लाने का काम किया है, रोड पे लाने का काम किया। तेजस्वी को दिया 5 लाख और 3 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी। मोदी जी ने तो हजारों में भी नहीं दिया, बल्कि 10 साल से देश के प्रधानमंत्री, और हम एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, तब हमने इतना नौकरी दिया। देखिए आज बैठ के बोलना पड़ रहा है, हमारे हड्डी में चोट है, इसलिए खड़े होकर के बोल नहीं पा रहे। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि दूसरा ही चरण बाद तू बेड रेस्ट कर लो। हम डॉक्टर साहब के कहनी है, जब तक नरेंद्र मोदी जी के बेड रेस्ट करा दे, तब तक तेजस्वी बेड रेस्ट ना ली। और मोदी जी बिहार होते रहे तो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के बारे में ना बोलते रहे, 10 साल के हिसाब ना देते रहे, अगला 5 साल क्या करिए वो ना बोलते रहे, कहते रहे कि तेजस्वी के जेल भेज देंगे। तेजस्वी का क्या गुना, हमने नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दिया, ये गुना। गरीब की बात कर रहे, किसान की बात कर रहे, आपसे हिसाब ले रहे, इसलिए तेजस्वी को आप जेल भेजोगे। हम 35 साल के नौजवान बिहारी हैं, आप प्रधानमंत्री 75 साल के, हम काम अपना गिना करके वोट मांग रहे, तो आपको डर लग गया, पूरे देश भर में नौकरी एजेंडा बढ़ गया, तो चुनाव हार रहे हैं तो तेजस्वी को जेल भेजेंगे। केजरीवाल जी को ले गए, हेमंत सोरेन जी को जेल भेज दिया, कभी इसको उठा लो, कभी उसको जेल में डाल दो, और जो भाजपा में मिल गया उसको मंत्री बना दो, उसको हरिश्चंद्र बना दो, ये कर दो। ये पूरा कानून अपने हाथ में लेकर के खिलवाड़ कर रहे, ये संविधान को खत्म कर रहे, लोकतंत्र को खत्म कर रहे, जांच एजेंसियों को बर्बाद कर रहे। लेकिन तेजस्वी कहने आया है, हे मोदी, जब हमारे बाबूजी लालू जी तारा से मत कहो, तार गुरु से हमारे बाबूजी अडवाणी जी से न डराइए, तो लालू जी के लड़कों जरा चाहिए। हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी बानी, एक गुजराती लोग से डरे वाला नया बानी, इसलिए आप सब लोगों को हिसाब देना है। आप हमारे मालिक हैं, जनता है, एकजुट रहे के बाद इधर उधर नहीं बिखरना है। तेजस्वी के हाथ को मजबूत कीजिए। और तेजस्वी कहता है कि जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
तेजस्वी कहता रामगढ़ ला करके रामगढ़ के लोगों से, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो भाई सुधाकर के विजय के माला पहना दे, हाथ उठा करके बताइए। चुपचाप 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 को बर्बाद किए और जो काम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे पहले के पटनायक, उसके बाद में भी अनेक अपने नेता लोग वो देश को जो बनाए थे वो इन्होंने खराब कर दिया। स्टील प्लांट, हीराकुंड बांध, नलको, एनटीपीसी, चिल्के, नवल अकेडमी, कोरपुट में एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भुवनेश्वर में एम्स, निसर, ये सब किसने बनाया? किसने बनाया? अरे कांग्रेस ने बनाया। इतना भी बोलने को नहीं आता आपको? कांग्रेस ने बनाया। और मोदी और नवीन पटनायक क्या बनाए? कौन सी फैक्ट्रियां बनाए? कौन सा बड़ा बांध जमीन को पानी देने के लिए उन्होंने लाया? आप बोलिए, आज सबसे गरीब स्टेट कौन सी है? आज ओडिशा है। ओडिशा नैसर्गिक संपत्ति में सबसे अच्छा, सबसे बड़ा है, लेकिन ये की संपत्ति बड़े लोगों के पास जा रही है और गरीब आदमी भूखा मर रहा है। वो यहां से कर्नाटक के लिए मजदूरी को जाता है, यहां से आंध्रा में जाता है, यहां से दिल्ली में जाता है, यहां से बंबई में जाता है। हर जगह ओडिशा के मजदूर 25 साल हुकूमत करते हुए जो यहां पर बैठे हैं, उनको मदद थी, एक दूसरे की मदद। मोदी उनको मदद करते और वो मोदी को मदद करते हैं। एक दूसरे से वो अच्छे हैं, लेकिन लोगों के लिए दोनों भी खराब है। लोगों के लिए दोनों भी खराब है। और आज वही मोदी जी के लोग और बीजेपी के नेता लोग नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे। आप देखें ना, पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे, जो लोग पहले नवीन पटनायक की बहुत तारीफ करते थे, वही लोग आज नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे हैं। यह अपमान है ओडिशा का, यह अपमान है लोगों का। इसका जिम्मेदार कौन है? नवीन पटनायक और मोदी जी है। क्या आपको यहां बुलाकर ओडिशा का अपमान करने के लिए बुलाए? मैं यह कहूंगा, अभी मोदी जी कहीं भाषण कर रहे होंगे, चल रहा है। क्या बोल रहे भाई? चल रहा है। देखो, चलने दो। उनकी गाड़ी 4 तारीख तक चलेगी। 4 तारीख को पेट्रोल बंद होगा, जब उनकी गाड़ी भी बंद होगी। और इस बार वो अधिकार में आने वाले नहीं हैं, इसीलिए गड़बड़ कर रहे, बहुत कुछ कुछ बोल रहे। सब बात कांग्रेस को गालियां देते हैं, राहुल गांधी को गालियां देते हैं, हमको गालियां देते हैं। एक तरफ
सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ओडिशा को चाहने वाले लोग, एक तरफ मोदी जी जैसे लोग ओडिशा को बदनाम करने वाले, द्वेष करने वाले, मदद नहीं करने वाले लोग एक तरफ है। इसलिए आपको होशियार रहना चाहिए। होशियार रह के 1 तारीख जो इलेक्शन होगी, घर घर से आदमी उठकर अपना वोट डालने के लिए तैयार होना चाहिए। ये मेरी आपसे विनती है, अगर हम ओडिशा में 50% जीतेंगे तो देश में हम हुकूमत जरूर करेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब तो हम बीजेपी से भी ज्यादा वोटों से आगे हैं और लोग पूछते हैं हमको कि फिर आप लोग बीजेपी को हरा पाएंगे? हराएंगे। देखो, बीजेपी को अगर नहीं हराएंगे, इस संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में होगा। अगर संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है, तुम्हारा भविष्य खतरे में है। इसीलिए उनको हटाना। 4 जून के बाद उस सरकार को खत्म कर देंगे, भगवंत मान को, आपके मुख्यमंत्री को हटा देंगे। ये तो गुंडागर्दी है यार। ये मतलब आज तक कभी किसी गृह मंत्री को देखा खुलेआम किसी राज्य के अंदर जाके देश का गृह मंत्री गुंडों वाली बात कर रहा है कि 4 जून के बाद मैं तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा? अरे कैसे गिरा देगा यार? 117 में से 92 सीट दी है। ये तो शुक्र है आप लोगों का, शुक्र है वाहेगुरु जी का कि 117 में से 92 सीट दी। 117 में से 60 सीट दी होती, अभी तक गिराई दी होती इन लोगों ने। आपने 92 सीट दी, फिर भी इनकी इतनी हिम्मत हो गई आके धमकी देके जाने की। मैं अमित शाह जी को कहना चाहता हूं, अमित शाह जी, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। आप प्यार से मांग लेते, 1 आध सीट दे भी देते। ये धमकी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। ये हैं जी? आई लव यू टू, आई लव यू 2, 3, 4। तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी पंजाबियों के सामने। तुमने चैलेंज किया है पंजाबियों को, 3 करोड़ पंजाबी। अब देखना 1 तारीख को तुम्हारा क्या हाल करते हैं पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी। तो आपने 117 में से 92 सीट दी, इसलिए आज मजबूती के साथ हमारे हाथ मजबूत हो गए, मजबूती के साथ आपके काम कर पा रहे हैं। अब ये 13 की 13 सीट दे दो। ये जो इन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, केंद्र सरकार के साथ लड़ने के लिए हमारी ताकत बढ़ेगी, हम आपके हक लेके आएंगे। आप लोगों को पता है कि नहीं, पंजाब की कोयले की खान है। पंजाब सरकार की, पंजाब के लोगों की, पंजाब स्टेट की कोल माइंस हैं उड़ीसा में। वो कोल माइंस अभी तक बंद पड़ी थी हमारी सरकार बनने के पहले। हमारी सरकार बनने के बाद हमने अब खुलवाई हैं, वहां पे कोयला निकालना चालू किया है। हमारे जो थर्मल प्लांट हैं पंजाब में, अब वहां पे हमने अपना कोयला इस्तेमाल करना चालू किया, जो पंजाब का कोयला है। उस कोयले को हमें उड़ीसा से पंजाब लाना था। उड़ीसा से पंजाब लाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है? ट्रेन से। केंद्र सरकार ने ऑर्डर निकाला, उड़ीसा से पहले वो कोयला श्रीलंका जाएगा, श्रीलंका से कांडला पोर्ट गुजरात जाएगा और गुजरात से पंजाब आएगा। भगवंत मान बोले कि इसको अमेरिका से ही ले आओ थोड़ा सा, ये तो जरा
तो मान साहब ने लड़ के वो रूट कैंसिल, अगर ये रूट दे देते आपकी बिजली 2 रुपए यूनिट और महंगी हो जाती। यहां पे आप सारे व्यापारी बैठे हो, मैं जानता हूं आपकी पहली डिमांड है कि आपने हमारी घर की बिजली तो सस्ती कर दी, अब इंडस्ट्री की और व्यापार की बिजली भी सस्ती करो। चाहते हो ना सस्ती करें? करेंगे, वो भी करेंगे। लेकिन अगर ये आप सोच के देखो, उड़ीसा से श्रीलंका और श्रीलंका से कांडला और कांडला से पंजाब लेके आते 2 रुपए यूनिट महंगी हो जाते। मान साहब ने लड़ के ये कैंसिल कराया और सीधे अब कोयला आ रहा है, इन्होंने ट्रेन दी। लेकिन आज अकेले मान साहब लड़ रहे हैं। एक आदमी कितनी बार लड़ेगा? किस किस से लड़ेगा? रोज गवर्नर आपके जो बिल पास होते हैं बिल लेके बैठ जाता है, साइन ही नहीं करता। तो ये 13 एमपी अगर दोगे, ये 13 एमपी मान साहब के हाथ बनेंगे, 13 हाथ बनेंगे। और उनसे लड़ने के लिए अगली बार केंद्र सरकार कुछ करेगी, उसके मंत्री के घर के अंदर घुस के बैठ जाएंगे। जब तक वो फाइल साइन नहीं करेगा आपकी, तब तक नहीं है कि नहीं टीनू जी? टीनू, पंजाब के लोगों के हक के लिए लड़ना है तो ये मंत्रियों के घर के अंदर जाके बैठ जाएंगे। जब तक आपका हक लेके नहीं आएंगे तब तक ये वहां से नहीं उठेंगे। हमारी आंदोलन वाली पार्टी है, क्रांतिकारी पार्टी है। हैं जी? बिल्कुल। तो ये ऐसे मत कर देना कि 13 में 4 इस पार्टी को, 2 इस पार्टी को, 3 इस पार्टी। 13 की 13 सीट से ये एक भी कम नहीं चलेगी। और पिछले सारे, जब पिछले 5 साल में, 10 साल में जितने एमपी बनाए आपने देखे? कभी एक एमपी ने लोकसभा में पंजाब की आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। आप जिता के भेजते हो, लोकसभा में जाते हैं, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं। इसकी उसने सेटिंग कर ली, उसकी उस पार्टी से सेटिंग हो गई, इसकी इस मंत्री से सेटिंग, सारे अपनी सेटिंग, अपना धंधा। लोकसभा में बैठ वक्ता बढ़ाएंगे और राशन को पौष्टिक भी देंगे। आटा, जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो कि न केवल गुणवत्ता में बेहतर है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, पौष्टिक भी है, हम अपने गरीबों को राशन बढ़ा करके पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आटा और डाटा इसलिए फ्री देंगे क्योंकि आटा जो पैकेट का है वो हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर करेगा, और जहां पर डाटा मिलेगा वो हमें आगे बढ़ने का, जानकारी हासिल करने का, और आज के समय की जो जरूरत है कि चीजें हमारे हाथ में हों, उसके लिए मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। कुशीनगर को समाजवादियों ने एयरपोर्ट भी दिया था, एयरपोर्ट बन गया, लेकिन हवाई जहाज नहीं आ रहा है। केवल दिखावे के लिए उद्घाटन कर दिया। और हम जानते हैं कि ये सरकार वालों ने जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, अभी तो कुछ दिन चलाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आप देख लेना, जिस तरीके से बड़े बड़े एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए हैं, हो सकता है कुशीनगर का एयरपोर्ट भी ये लोग बेच दें। इसीलिए नहीं चला रहे हैं। समाजवादियों ने यहां पर मैत्रेय परियोजना लाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, जिससे कि यहां पर यूनिवर्सिटी बन जाए, मेडिकल कॉलेज बन जाए, लेकिन अभी भी काम इस सरकार ने पूरा नहीं किया है, कुछ और काम शुरू कर दिया है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला जा रहे हैं, हमारे कुशीनगर के नौजवानों, कुशीनगर की जनता को, कि जब भी समाजवादी लोग आएंगे, चाहे हमें मेडिकल कॉलेज देना हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाना हो, और नौजवानों के रोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, उसके लिए अगर हमें कोई योजना ठोस बनानी पड़ेगी, तो योजना बना करके अपने तमाम लोगों का भाग्य को बदलने का काम करेंगे। जो एम्बुलेंस चलाई थी वो खराब कर दी, जो पुलिस को गाड़ियां दी थी वो खराब कर दी, और जो हम लोग सुविधा दे रहे थे, सरकारी नौकरियां आउटसोर्स कर दी, उन नौकरियों को भी खत्म करने की साजिश है। इसलिए आपसे हम अपना, और समाजवादी पार्टी के लोग आपसे सहयोग मांग रहे हैं, अपने कुशीनगर के लोगों से मदद मांगने आए हैं कि इस चुनाव में पिंटू की मदद करने का काम करना।
बताओ पिंटू की मदद करोगे आप लोग? इनके पिताजी की भी बहुत सेवा रही है, जन्मेजय सिंह जी की। उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया समाज की सेवा के लिए, गरीब जनता की सेवा के लिए और आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए ये मौका मिला है आपको इन पिंटू की मदद करने का। हमें उम्मीद है कि जब आप सब लोग वोट डालेंगे तो एक एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह पर डालने का काम करोगे। जहां हमारे मंच में बैठे सभी नेता मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हमें आज के दिन खुशी है कि डॉक्टर पीके राय जी भी आप हमारे साथ आ गए हैं। कुछ दिन जरूर हम लोग दूर हो गए थे, लेकिन अब डॉक्टर पीके राय जी भी आ गए हैं। न केवल कुशीनगर में हमें मदद करेंगे, गोरखपुर में भी मदद करेंगे और देवरिया में भी हमारी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए आज न केवल पार्टी की ताकत बढ़ रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन की भी ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताइए आप लोग, मदद करिए सब लोग।